स्टार्टेड ना? यस सर। अच्छा देखो सर, इनकम टैक्स में ना हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं आजकल। मैं आपको एक बार रिकॉल कराता हूँ। टॉपिक का नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है, क्लबिंग ऑफ इनकम ना एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एसएससी को टैक्स छुपाने में या टैक्स को इवेट करने में रोकता है। बेसिकली रेस्ट्रिक्ट करता है कि भाई क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है जैसे अगर मानो हस्बैंड का इनकम ज्यादा है। मैं आपको रियल फैक्ट बता रहा हूँ कि अगर हस्बैंड ज्यादा इनकम करते हैं तो कभी कभी उसको लगता है कि मेरा इनकम ज्यादा हो रहा है, तो फिर ना अपनी वाइफ के नाम पे या मिसेस के नाम पे कुछ इनकम फ्लो करके अपना इनकम को कम दिखा दे। तो डिपार्टमेंट बोलते हैं कि भाई आपका वाइफ तो कुछ करता नहीं है, वो तो मैंने कुछ करता नहीं है, मैंने वो हाउस वाइफ है, उसका तो अर्निंग सोर्स नहीं है। ठीक है, तो अगर अर्निंग सोर्स वाइफ का नहीं है तो फिर आप वाइफ के नाम पे अर्निंग कैसे शो कर सकते हैं? लेकिन सिर्फ डुप्लीकेसी करके, इनकम टैक्स फाइलिंग करके, वाइफ के नाम पे बिजनेस दिखा के, इनकम दिखा के, बेसिक लिमिट तक एटलीस्ट 2-2.5 लाख का इनकम शो करके टोटल इनकम पे बचत कर लेते हैं, टोटल इनकम पे सेविंग कर लेते हैं। तो अगर टोटल इनकम कम हो जाता है तो मेन एसएससी मैंने सपोज हस्बैंड, उसका इनकम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मैंने पहले मानो 10 लाख इनकम हो रहा था, 2 लाख वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। वाइफ को 2 लाख में कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। जैसे आपको पता है कि मिनिमम बेसिक लिमिट क्या है? व्हाट इज द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट? अनिल, प्रिया, बोलो साहब, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या है इनकम टैक्स का? बोलो सर, चुप क्यों हो? कुछ तो कहो। मैंने एक इंसान को कब कितना इनकम करने पर कोई टैक्स नहीं देना होता है, अप टू दैट लिमिट कितना है? सर आप लोग इतना चुप रहोगे? सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है आप लोग? है কত কত টাকা ট্যাক্স ম্যাক্সিমাম ইনকাম করলে তো সরকারের ঘরে কোনো ট্যাক্স দিতে হয় না? বল। স্যার 2,50,000 ना? यस सर। है ना सर? फिर अच्छा देखो, ये मैं आपको इनकम टैक्स की साइट में ही लेके जा रहा हूँ और आपको टैक्स स्लैब एक बार वापस दे पा रहा हूँ। असेसमेंट ईयर 23-24, इसमें जो ओल्ड सिस्टम में जो टैक्स रेजिम चल रहा है, अगर मैं उसके हिसाब से भी आपको बात करूँ तो अप टू 2,50,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। मैंने एनुअल इनकम अप टू 2,50,000, दैट इज नो टैक्स। इनकम टैक्स कुछ भी नहीं है। इवन न्यू टैक्स रिजन जिसको 115 बीएससी भी कहा जाता है, जिसमें थोड़ा डिस्काउंटिंग रेट है सर, उसमें भी आपको 2,50,000 नहीं। सो भाई पॉइंट इज वेरी सिंपल कि आफ्टर 2,50,000 तक कोई भी इनकम करे तो उसको कोई टैक्स नहीं देना। जैसे मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दे रहा था कि हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, मानो हस्बैंड का इनकम 10 लाख या 11 लाख है सर, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि वाइफ हस्बैंड जो है वो कम से कम 10.5 लाख कमाते हैं, 10,50,50,000। तो नॉर्मली अगर किसी का इनकम अबव 10 लाख हो जाता है ना, अगर किसी का इनकम अबव 10 लाख हो जाता है तो उसको ऐसे भी ना 30% एंड मोर देन दैट इनकम टैक्स भरना पड़ता है। 30% एंड मोर देन दैट इनकम टैक्स भरना पड़ता है। जैसे मैं आपको सिंपल एक हिसाब दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। जस्ट आप देखो कि मानो कि जैसे मैं बोला कि मिस्टर एक्स है, जिसको मैंने हस्बैंड माना, जिसका टोटल इनकम है 10,50,000 एनुअली। अगर मैं इसका टैक्स लाइबिलिटी एज पर ओल्ड टैक्स रेजिम कैलकुलेट करूं तो कितना टैक्स उनको भरना पड़ेगा? सर अप टू 2,50,000 तो नहीं, 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, जिसका वैल्यूएशन हो जाता है 12,500। 5 लाख टू 10 लाख 20%, जिसका वैल्यू हो जाता है 1 लाख। और 10 लाख के अबव, अबव 10 लाख 50,000 इनकम कर रहे हैं, तो 50,000 के ऊपर 30%, दैट इज 15,000। ओके, तो कुल मिला के कितना इनकम हो रहा है सर? 1,50,000
15,000 एंड 12,500, तो 15, 10, 25, 27, 1,27,500। मैंने ये तो सिर्फ आपका ग्रॉस टोटल इनकम हुआ। इसके ऊपर आपको +4% एजुकेशन सेस देना है, तब जाके आपका टैक्स लायबिलिटी कंप्लीट होता है। मैं मान के चला कि कोई डिडक्शंस वगैरह यहाँ पर था नहीं। माय पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, कि अगर कोई मिस्टर एक्स 10,50,000 इनकम करता है, तो गवर्नमेंट के घर में सेस के मतलब विदाउट सेस 1,27,500 जमा करना पड़ता है, विदाउट सेस। हाँ, +4% करोगे तो और थोड़ा सा बढ़ेगा, वो तो करना ही है। लेकिन माय पॉइंट इज वेरी सिंपल, कि अगर ये हस्बैंड अपना इनकम को कुछ हिस्सा, अपने इनकम का सर्टेन परसेंटेज वाइफ के नाम पे करना चाहे, से फॉर एग्जांपल 2,50,000, क्योंकि हस्बैंड को बहुत अच्छी तरह से पता है, कि गवर्नमेंट का बेसिक लिमिट 2,50,000। अब वो क्या करता है कि वाइफ के नाम पे कोई बिजनेस शो करके या कुछ इनकम दिखा के या कुछ एसेट ट्रांसफर करके या इनकम ट्रांसफर करके बताना चाहते हैं कि ये मेरा वाइफ का इनकम। तो मिसेस एक्स 2,50,000 तक अपना इनकम शो करता है। एंड एज यू ऑल नो, एज पर इनकम टैक्स 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है। तो इजीली यहाँ पर क्या होगा, हस्बैंड जो है वो 10,50,000 से अगर 2,50,000 माइनस कर देगा, तो कितना चला गया सर? 10,50,000 से 2,50,000 माइनस करके मुझे बताओ कितना होता है? 10,50,000 से 2,50,000 माइनस करके प्लीज मुझे बताओ कितना होता है? 10,50,000 माइनस 2,50,000, 8 लाख। हेलो স্যার, বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? কি রে, সবাই বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ স্যার। तो 10,50,000 माइनस 2,50,000, 8 लाख ना। अगर मिस्टर एक्स अपना इनकम 8 लाख करना चाहता है, क्योंकि 2,50,000 इनकम वाइफ को ट्रांसफर कर दिया और ये भी दिखाया कि ये वाइफ का इनकम है किसी तरह से, तो 8 लाख के ऊपर टैक्स लायबिलिटी कितना हो? याद रखना सर, 10,50,000 में टैक्स लायबिलिटी था 1,27,500, तो 8 लाख में क्या होगा? कॉन्सेप्ट वही है, 2,50,000 नहीं, 2,50,000 टू 5,00,000 5%, मैंने 12,500 तो रहेगा, 12,500 शुड बी देयर। और 5 लाख टू 10 लाख अभी नहीं करेंगे, 8 लाख करेंगे, तो 3 लाख पे 20%, मैंने 3 लाख पे 20% क्यों? मैंने 5 लाख से 8 लाख का डिफरेंस 3 लाख होता है, और 3 लाख में 20%, ठीक है, तो 3 लाख में 20% मैंने 60,000, तो 72,500 होता है। पॉइंट टू बी नोटेड सर, 72,500 एंड 1,27,500 कितना डिफरेंस हो गया? 72,500 एंड 1,27,500 कितना डिफरेंस हो गया? सर 55,000 इतने का टैक्स बच जा रहा है। पर डिपार्टमेंट कहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है, असेसिंग ऑफिसर, कि भाई एसएससी इस तरह से अपना इनकम को इवेट नहीं कर सकता, अपने टैक्स को इवेजन नहीं कर सकता। तभी जाके ये क्लबिंग प्रोविजंस बताया जा रहा है सर। ये जो प्रोविजंस आपको मैं पढ़ा रहा हूँ सर, क्लबिंग ऑफ इनकम, ये क्लबिंग इनकम का और भी चीजें हैं, मैं तो बस हस्बैंड वाइफ से एग्जांपल दिया, बट नॉट जस्ट हस्बैंड वाइफ, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के सॉरी हस्बैंड सॉरी, मतलब अगर कोई उसका बच्चे को भी इनकम ट्रांसफर कर रहा है या बच्चे के बीवी को, ठीक है, मैंने सन है, सन्स वाइफ को, ठीक है, या सन को किसी को भी, या फ्रेंड के कंपनी में काम कर रहा है भाई, वैसे तरह इस तरह जिसमें हस्बैंड का अच्छा खासा स्टेक होल्डिंग हो, ये हर चीज को क्लबिंग प्रोविजंस के अंदर रखा गया। जो बात मैं लास्ट दिन आप लोगों के साथ कर रहा था कि मोने पढ़से तो कोनिका बोलो सर, प्रिया नील मोने पढ़से टिट्टू। ओके, ये देखो सर, ये सब सेक्शन में ऑलरेडी लास्ट क्लास में आप लोगों को लिखा लिखा के भी दिखा रहा था। कुछ चीज आप लोग ऑलरेडी कॉपी में नोट डाउन किए, मैं उसी से कंटिन्यू करूंगा आज का क्लास, और जस्ट आपको रिमेम्बर करा रहा हूं कि ये चैप्टर क्या है, इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससी टोटल इनकम। मैंने किसी और का इनकम
अगर एसएससी अपना इनकम को और के नाम पे दिखा रहे हैं तो गवर्नमेंट कहते हैं कि जो अपना इनकम ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफरर के हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा वापस। ठीक है, वापस उसी के हाथ में टैक्सेबल करेगा, जिसके लिए सेक्शन जो है दैट इज सेक्शन 60 से लेके 65 का एरिया कवर करता है। कहां से लेके कहां तक का सर? फ्रॉम सेक्शन 60 टू 65। फ्रॉम सेक्शन 60 टू 65 ये है बेसिकली क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजंस का लीगल एरिया। ठीक है, अब हम लोग ना एज पर दीज 60 टू 65 लॉ हम लोगों को एक्चुअली क्लबिंग प्रोविजंस का क्वेश्चन सॉल्व करता है। इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में, मुझे याद है, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन एंड उनके फ्रेंड SRK शाहरुख खान लिया था, ताकि आप लोग समझ पाओ, इसीलिए। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन शायद आप लोगों को करने के लिए किया था, मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या था। नहीं, क्वेश्चन नहीं था, आई थिंक आंसर करवा दिया एज पर सेक्शन 61। एक सेकेंड, अच्छा नहीं, हो गया था सर। मैंने सेक्शन 61 पे और सेक्शन 60 पे दो दो एग्जाम्पल किया था कि তাই তো রে কণিকার আওয়াজ আসছে না, কণিকা সেকশন 60 করেছিলাম, 61 করেছিলাম, তাই তো? প্রিয়া, নীল, দুটো एग्जाम्पल করেছিলাম। हाँ सर। ओके सर, हाँ सर। चलो सर अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बस आपको एक चीज बता दूं, एक सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ। मैं फिर से एक बार ट्री बना लेता हूँ। यहाँ पर कौन कौन थे? फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, अमिताभ बच्चन जो कि मेन इनकम अर्नर है सर, मेन इनकम पर्सन। अमिताभ बच्चन अपना इनकम जया बच्चन को ट्रांसफर करते हैं। जया बच्चन के थ्रू से अभिषेक बच्चन को भी ट्रांसफर हो सकता है, या अमिताभ डायरेक्टली भी अभिषेक बच्चन को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, मैं इस पे काम करता हूँ, ABJB एंड कीप इट। लिखो सर, ये मैं लिखने के लिए लिखा रहा हूँ, लिखो, कोई मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। AB, ठीक है, अभिषेक बच्चन। और इधर आप जया बच्चन का और एक बेटी है ना, श्वेता, श्वेता बच्चन, SB। और ऐश्वर्या का वाइफ का नाम क्या है? सॉरी, अभिषेक का वाइफ का नाम क्या है? ऐश्वर्या बच्चन। ठीक है, तो सर जब इनकम या एसेट सन्स वाइफ को ट्रांसफर होता है तो कौन सा सेक्शन उसको डील करता है? सर सेक्शन का नाम है सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6। ठीक है, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6। अमिताभ बच्चन जब अपना इनकम जया बच्चन को ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन से इनकम जया बच्चन को ट्रांसफर होना, या अमिताभ बच्चन से इनकम ऐश्वर्या बच्चन को ट्रांसफर होना। ठीक है, तो सन्स वाइफ को जाएगा तो सेक्शन 6। ठीक है, 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 एंड अपने वाइफ को ट्रांसफर करना 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 एंड अगर श्वेता को भी जा सकता है। अच्छा, और एक चीज यहाँ पर देखो, जया बच्चन मान के चलते हैं क्लास 2 फेल है। सर वैसे तो मुझे पता नहीं है, क्लास 2 फेल बिल्कुल नहीं है, बट इन माई एग्जाम्पल मानो वो क्लास 2 फेल है। सर क्यों फेल किया मैं बताता हूँ, मैंने इनको क्यों फेल करवाया मैं आपको समझाता हूँ। सर क्लास 2 इसलिए फेल करवाया क्योंकि आप लोगों को मैं लास्ट दिन एक चीज पढ़ाया था कि सर जो बंदा एलिजिबल नहीं है, ठीक है, जो इंसान किसी कंपनी में काम करने का जिनके ऊपर कोई ना तो क्वालिफिकेशन है ना कोई एक्सपीरियंस है, और फिर भी उनको किसी कंपनी में डायरेक्टर बना के रखा गया है और वहां से उनको सैलरी मिल रहा है, तो वो इनकम को भी अमिताभ सर के इनकम पे जोड़ दिया जाएगा। क्लास 2 फेल है और फाइनेंस मैनेजर का रोल प्ले कर रहे हैं, फाइनेंस मैनेजर का रोल प्ले कर रहे हैं और उसके नाम पे सैलरी उठा रहा है मानो रिलायंस है। ठीक है, तो ये इनकम अगर कोई এলিজিবল नहीं है, ঠিক আছে, বাংলাতে আমরা যেটাকে বলি যোগ্যতা, মানে মানুষটার যোগ্যতাই নেই, क्लास 2 फेल, फाइनेंस मैनेजर का रोल कैसे अदा कर सकता है? और फिर भी क्योंकि उसके हस्बैंड किसी कंपनी में अच्छा खासा स्टेक होल्डिंग करते हैं, तो अपने वाइफ के नाम पे फाइनेंस मैनेजर का रोल दिखा के उनको उनके नाम पे सैलरी उठा रहा है। बेसिकली इनकम अमिताभ जी का ही है, पर वो तो नाम का क्लास 2 फेल वाइफ को अपना कंपनी का एक फाइनेंस मैनेजर बना के सैलरी शो कर रहा है, ताकि उनका इनकम कम करा जा सके और टैक्स लायबिलिटी को कम किया जा सके। तो गवर्नमेंट कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ भी चीज पकड़ा जाए ना,
तो उसे क्लबिंग प्रोविजन के तहत मेन इनकम अर्नर की इनकम पे ऐड कर दिया जाएगा और उसमें टैक्स लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो क्लबिंग प्रोविजन सर बहुत ही एक अहम प्रोविजन है इनकम टैक्स का चोरी पकड़ने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सर? ये देखो मैं जो आपको बता रहा था, स्पाउस इनकम। ठीक है, स्पाउस इनकम, remunerations to spouse from concerned in which individual has a substantial interest। इंडिविजुअल रेमुनरेशन टू स्पाउस, जो मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा था, 64(1) सबसेक्शन 2 लिख लो। ये जो मैं अभी आपको ग्राफ बना के दिया, कहाँ चला गया दिस वन। तो अगर कोई इंडिविजुअल मैंने अमिताभ बच्चन अपने वाइफ को किसी कंपनी में एक पोस्ट दे देते हैं जहां पर कि वो एलिजिबल नहीं है, तो वो इनकम अमिताभ बच्चन सर के इनकम पे ही ऐड होगा जिस कंपनी में उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मैंने 20% एंड मोर वोटिंग पावर है उनका। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? কিরে বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? Yes, sir. अच्छा, और एक चीज देखो, 64(1)(4), ठीक है इनका। अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी दिया सर, व्हेन स्पाउस पॉजेस टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। अगर स्पाउस को, जैसे मानो अगर जया बच्चन जी क्लास 2 फेल नहीं है, जया बच्चन जी एमबीए फाइनेंस है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है या सीएमए है, ठीक है, या फिर कंपनी सेक्रेटरी है, ऐसे कुछ भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उनका विथ प्रॉपर नॉलेज, है ना, नॉलेज ना भी होगा तो चलेगा इन दैट केस, बट सिंपल बात है सर उनको क्वालिफिकेशन है, उसी मुद्दे पे वो कंपनी में फाइनेंस मैनेजर का रोल प्ले कर रहा है, सीए सीएमए एमबीए सीएस, और अपने दम पे कमा रहे हैं, अपने नॉलेज के दम पे कमा रहे हैं। तो जब कोई इंसान अपनी नॉलेज के दम पे कमाते हैं तो उसी के हाथ में टैक्सेबल होगा। ऐसे सिनारियो में क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई नहीं होगा, ऐसे सिनारियो में क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई नहीं होगा। अगर जया बच्चन कंपनी में अपने क्वालिफिकेशंस के कारण है तो ऐसे सिचुएशंस में क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर जया बच्चन जी का क्वालिफिकेशंस नहीं है फिर भी वो रिलायंस में काम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वहां पर अमिताभ बच्चन सर का स्टेक बिल्डिंग है, जहां पर उनका 20% से ज्यादा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, वोटिंग पावर है, तो उस इनकम को अमिताभ बच्चन सर के इनकम पे जोड़ दिया जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2। ठीक है, अच्छा स्पाउस इनकम पे और भी चीज बोला है सर, इनकम अराइजिंग टू स्पाउस फ्रॉम एन एसेट ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन और नॉट इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट। सर लीव अपार्ट माने डिवोर्स, डिवोर्स नहीं बोलेंगे इसको, डिवोर्स होने से पहले कभी कभी ऐसा होता है ना कि अलग रहने का डिसीजन लिया जाता है, जब रिलेशन जब टॉक्सिक हो जाता है, ह्यूमन के बीच में होता है सर, कभी कभी होना तो नहीं चाहिए बट फिर भी हो जाता है। जब रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ में तो वो लोग लीव अपार्ट होते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में नॉर्मली हस्बैंड एंड वाइफ, जैसे आपको मैं रिसेंट एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे आप लोग इंडियन क्रिकेटर फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी को तो जानते हो, ठीक है, तो मोहम्मद शामी कोलकाता नाइट राइडर्स के एक चीयर लीडर्स थे, हसीन जहां बोल के एक बेसिकली मॉडल मॉडल एक्ट्रेस ऐसा काम करते हैं। तो हसीन जहां को उन्होंने शादी किया था, शादी करने के बाद उनका बच्चा भी था सर, एक है। तो लेकिन सर इनके बीच में ना अभी लीव अपार्ट केस चल रहा है, अभी कोर्ट में केस चल रहा है, मोहम्मद शामी डिवोर्स फाइल किया है, मोस्ट प्रोबेबली हसीन जहां भी डिवोर्स फाइल किया है, लेकिन सर कोर्ट इंडिया में इतना जल्दी डिवोर्स नहीं देता। तो ऐसी सिचुएशंस में कोर्ट लीव अपार्ट रहने का भी सिचुएशन देता है। हसीन जहां ने मोहम्मद शामी के अगेंस्ट में काफी खराब खराब क्लेम किया है, बट कोर्ट अभी ये सब मैटर को खारिज कर दिया। बट अभी देखो डिवोर्स होता है कि नहीं वो अलग बात है, बट जब तक डिवोर्स नहीं होता मोस्ट प्रोबेबली मोहम्मद शामी को 1,80,000 के समथिंग अमाउंट मंथली देना पड़ता है हसीन जहां को। ठीक है, तो बेसिकली कर क्या रहा है सर, इनकम अराइजिंग टू स्पाउस फ्रॉम एन एसेट ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। या फिर मोहम्मद शमी हसीन जहां को मानो कि कोई हाउस दिया है जिस घर का मार्केट प्राइस से फॉर एग्जांपल 50 लाख का है, पर वाइफ को 30 लाख पे ट्रांसफर किया है या 20 लाख पे ट्रांसफर किया है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। 50 लाख का चीज अगर किसी को 30 लाख में दिया जाए या 20 लाख में दिया जाए तो ऑब्वियसली प्रॉपर कंसिडरेशन नहीं हो। तो जब बिना प्रॉपर कंसिडरेशन में
कोई प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर होता है ना, तो जो ट्रांसफर कर रहा है उन्हीं के हाथ में टैक्सेबल होगा। सिंपल बात है कि अगर हसीन जहां को कोई एसेट दे रहा है जिसका एडिक्वेट कंसिडरेशन बहुत ज्यादा है, उसके जगह काफी कम दाम में ट्रांसफर हो रहा है, तो इनकम टैक्स कहते हैं कि वो एसेट का वैल्यूएशन मोहम्मद सामी के इनकम के साथ ले ली जाए, ना कि हसीन जहां के इनकम के साथ जोड़ा जाए। बात समझ में आ रहा है सर? ये सिर्फ रियल फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसा रियल में होता रहता है। और कुछ इंसान इतना बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं तो उनका अच्छा बुरा दोनों आता है। मोहम्मद शमी जब विकेट लेता है तो उसके बारे में भी बात होता है, और मोहम्मद शमी जब ऐसे रिलेशनशिप का इश्यूज में फंस गया वो भी ओपन है सब, क्योंकि सेलिब्रिटी जब कोई बन जाता है ना, उनका पर्सनल बोल के कोई चीज रहता नहीं। सेलिब्रिटी होगा भी बड़ा जिंदगी बड़ा कठिन है सर। नथिंग इज पर्सनल इन देयर लाइफ, एवरीथिंग इज पब्लिक। ठीक है? तो दैट्स अ वेरी डिफरेंट इशू, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन कब कब अराइज हो सकती है। तो लीव एपर्ट सिचुएशंस में भी अगर कोई एसेट ट्रांसफर कर रहा है हस्बैंड अपनी इनकम से, ठीक है, तो वो हस्बैंड के नाम पे ही अल्टीमेटली टैक्सेबल हो जाएगा अगर वो एडिक्वेट ट्रांसफर ना हो तो। अच्छा, और भी एक चीज बोला है सर, इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्संस फ्रॉम एसेट ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस। ठीक है? स्पाउस के बेनिफिट के लिए अगर सेम सेम बात, ठीक है, अगर कोई इनकम किसी पर्सन को या एसोसिएशन ऑफ पर्सन को अराइज होता है विदाउट एनी कंसिडरेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7, ठीक है, यहाँ पर एसेट ट्रांसफर नहीं होगा, इनकम अराइज होगा एसेट ट्रांसफर के बेसिस में। माना कोई हाउस ट्रांसफर किया गया जिससे रेंट मिलता है, तो वो इनकम किसके हाथ में जाए? मानो एक 50 लाख का एसेट है जो मोहम्मद सामी हसीन जहां को ट्रांसफर कर रहा है 30 लाख के वैल्यूएशन पे। मार्केट प्राइस 50 लाख है पर ट्रांसफर हो रहा है 20 लाख कम से, और उस पर्टिकुलर एसेट से मानो इनकम हो रहा है मंथली 50,000। तो क्वेश्चन इज दैट ये जो 50,000 मंथली रेंट इनकम हसीन जहां करेगा, ये हसीन जहां का इनकम माना जाएगा कि मोहम्मद शामी का इनकम माना जाएगा? सर लॉ कहते हैं ये हसीन जहां का इनकम नहीं, ये मोहम्मद शामी का इनकम। अब आप मुझे कोई भी नाम बोलो मैं आपको बता दूंगा। लाइक अमिताभ बच्चन का भी एग्जांपल ले सकते हूँ, या फिर मैं रिसेंट केस में मोहम्मद शामी या हसीन जहां का जो चल रहा है मैं उसके बारे में भी आपको बता रहा हूँ। मुझे যাচ্ছে तो। हाँ सर। ऋषभ नील बोलो सर। হ্যাঁ কণিকা প্রিয়া ক্লিয়ার আছে? ব্যাপারটা বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। ठीक है सर, तो इस तरह से जानोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में भी कोई दिक्कत नहीं। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं तो अच्छा रहेगा। मैं भी कुछ लिखा के कराता हूँ, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन मैं नोट्स के अंदर दे दूंगा, आप लोग एक बार प्लीज घर पे गो थ्रू करके रखिएगा। एनी डाउट आस्क मी, कुछ भी प्रॉब्लम हो पूछ लो। और सबसे बड़ा चीज सर, आप लोग ना ऑफलाइन आओ, क्योंकि मैं टेस्ट लूंगा, आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा, इसीलिए मैं आप लोगों को ऑफलाइन बुलाता रहता हूँ। तो आप लोग तो सर आने का नाम ही नहीं लेते। चलो सर एग्जाम्पल लिखता हूँ। एग्जाम के लिए ना रेडी होना है तो टेस्ट देना पड़ेगा सर, टेस्ट देना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा? मिस्टर अमिताभ बच्चन ट्रांसफर 10% डिवेंचर 10% डिवेंचर, डिवेंचर का फेस वैल्यू है 1,000, ठीक है, 10% का फेस वैल्यू है 1,000 ऑफ रुपीज 2 लाख टू मिसेस अमिताभ बच्चन मैंने जया बच्चन, ठीक है। तो मिस्टर ए बी ट्रांसफर 10% डिवेंचर ऑफ रुपीज 2 लाख टू मिसेस अमिताभ बच्चन एज ऑन 7 जुलाई 2022, ठीक है, एज ऑन 7 जुलाई 2022। द ड्यू डेट
द ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी डिवेंचर क्या होता है आप लोगों को पता है ना सर? डिवेंचर एक एसेट होता है, फाइनेंशियल एसेट, जिस एसेट के ऊपर इंटरेस्ट दिया जा मिलता है जो भी इन्वेस्ट करते हैं डिवेंचर। तो ऑब्वियस बात है कि अमिताभ बच्चन को भी ये डिवेंचर का इंटरेस्ट मिलेगा, बट अमिताभ बच्चन के नाम पे तो नहीं आएगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन इसको जया बच्चन के नाम पे ट्रांसफर कर चुके हैं। अमिताभ बच्चन इसको जया बच्चन के नाम पे ट्रांसफर कर चुके हैं। सो क्योंकि अमिताभ बच्चन जया बच्चन के नाम पे इसको ट्रांसफर कर चुके हैं, तो इनकम तो रिसीव जया बच्चन ही करेंगे, भले ही वो इनकम माने बेसिकली एसेट अमिताभ जी का ही नहीं, रिसीव तो जया बच्चन ही करेंगे। तो एज ऑन 7 जुलाई 2022 में ये ट्रांसफर हुआ है। और ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो हर साल जो इंटरेस्ट इसमें एक्रू होगा, यही तो इनकम है। ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट इज 30th सितंबर, ठीक है? इंटरेस्ट का ड्यू डेट है 30th सितंबर एवरी ईयर, हर साल 30th सितंबर एवरी ईयर। तो आपको कमेंट करने के लिए बोला है सर कि कमेंट करके बताओ कि इसमें क्लबिंग प्रोविजंस कैसे अप्लाई करेंगे। हाउ टू राइट दिस काइंड ऑफ आंसर? क्वेश्चन समझ में आया? मिस्टर अमिताभ बच्चन ट्रांसफर 10% डिवेंचर, फेस वैल्यू इज 1000 ऑफ रुपीज 2 लाख टू मिसेस अमिताभ बच्चन मैंने जया बच्चन एज ऑन 7 जुलाई 2022। ड्यू डेट है इसका 30th सितंबर में एवरी ईयर। कमेंट कमेंट करो कि क्लबिंग प्रोविजंस को कैसे अप्लाई करोगे। चलो मैं लिखता हूं, मेरे साथ साथ लिखो सर। तो इसमें कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा सर? इसमें कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? सेक्शन 61, 60, 64। 64 में तो कौन सा 64(1) सबसेक्शन 2, 64(1)(4), 64(1)(7) कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा? किरे बॉल सर। जो सिचुएशन मैंने अराइज किया इसमें कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होना चाहिए? 64 2 4। थैंक यू सर। Income arising to spouse from an asset transferred without adequate considerations or not in connection with an agreement to leave apart। ठीक है, ये सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4। वेरी गुड। तो सेम तरीके से आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि एज पर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4, ठीक है, if an individual transfer an asset, if an individual transfer an asset to his or her spouse, to his or her spouse without adequate consideration, without adequate consideration, without adequate consideration, इसमें आगे लिखना सर, any income from such asset, any income from such asset will be clubbed, will be clubbed in the hands of transfer, in the hands of transferor। ठीक है, ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर अमिताभ बच्चन ट्रांसफर कर रहा है तो उनके हाथ में, अगर मोहम्मद सामी ट्रांसफर कर रहा है तो उनके हाथ में। सिंपल बात है, ठीक है, जो भी ट्रांसफर करेगा एसेट उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। सो इन द गिवन प्रॉब्लम कैसे लिखोगे, कंक्लूजन कैसे लिखोगे? इन द गिवन प्रॉब्लम या इन द गिवन सिचुएशन ऐसे भी लिख सकते हो। इन द गिवन प्रॉब्लम मिस्टर अमिताभ बच्चन transfer
10% डिवेंचर of rupees 2 lakh to Mrs. Amitabh Bachchan. To Mrs. Amitabh Bachchan. ठीक है, 10% डिवेंचर किसको ट्रांसफर कर रहा है? मिसेस अमिताभ बच्चन को। तो मिसेस अमिताभ बच्चन विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट consideration, without consideration. So the debenture, इंटरेस्ट, मैंने डिवेंचर के बदले में जो इंटरेस्ट आ रहा है 2 लाख पे 10%, मैंने कितना क्वेश्चन में क्या बोला था? 2 लाख का डिवेंचर था, उसमें 10% का इंटरेस्ट था, तो 2 लाख पे 10% मैंने कत उड़ी आ जाता है तो 20,000। हाँ सर, 2 लाख पे 10% मैंने 20, ठीक बोल तो 2 लाख के 10% का तो है, उड़ी आ जाता है। Yes. 2 lakh का 10%, 20,000 will be clubbed, in the hands of AB। AB मैंने अमिताभ सर अमिताभ बच्चन या जया बच्चन, मोहम्मद शमी, हसीन जहां, ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल का कैरेक्टर है। आप ऐसा मत समझो कि मैं रियल लाइफ में इनके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये जस्ट फॉर दी इजी अंडरस्टैंडिंग। थोड़ी ना अमिताभ बच्चन मेरे को आके बोलेगा कि भाई मेरा नाम सुन, ठीक है? पब्लिक फिगर है जो पब्लिक यूजर है, समझ गए सर? बस ऐसे पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। भाई लिखे नहीं है जो सब भाई, बोलो सर, लिखे नहीं है जो सब भाई? Yes, sir. Yes, sir. ओके सर, सिमिलर काइंड ऑफ और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, चलो करो मेरे साथ। मिस्टर एक्स ट्रांसफर 8% डिवेंचर of rupees 5 lakh to Mrs. X as on 5th of June 2022। 22-23 के हिसाब से मैं बताऊं, the due date of interest, the due date of interest is on 30th September every year। से जो डेट मैं दे रहा हूँ ये मेरा मनगढ़ंत डेट है, रियल लाइफ में जैसा डेट होगा वैसे देना पड़ेगा, ठीक है? तो क्या बोला सर? ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑन 30th September एवरी ईयर, ठीक है? मिसेस एक्स रिसीव डिवेंचर इंटरेस्ट of rupees, Mrs. Egg received debenture interest of rupees 40,000। ध्यान से सुनना सर, क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है इसीलिए लिखा रहा हूं। रिसीव डिबेंचर इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 40,000 एंड सी डिपोजिटेड सेम, मैंने यही 40,000 ने क्या किया? डिपॉजिट कर दिया बैंक अकाउंट में, डिपॉजिटेड द सेम, डिपॉजिटेड द सेम अमाउंट इन बैंक,
मैंने डिवेंचर से इंटरेस्ट मिला था 40,000 और 40,000 को उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया, से डिपॉजिटेड द सेम अमाउंट इन द बैंक, ठीक है, so deposited the same amount in bank and receive rupees 2,000 as bank interest. उनको 2,000 टका बैंक इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, वो 40,000 जो उनको डिवेंचर इंटरेस्ट से मिला था उसको उन्होंने री इन्वेस्ट कर दिया। इसको ना आरडी कहते हैं। आपको पता है रियल लाइफ में आरडी कैसे होते हैं? रिकरिंग डिपॉजिट्स। माने आपको माने आप एक जगह में इन्वेस्टमेंट करते हो, एक फाइनेंशियल प्लान बता रहा हूँ आपको। ऐसा रिसेंटली मेरे फैमिली के लिए मैंने किया। जैसे मानो ऐसे पोस्ट ऑफिस में एक था, शेयर वगैरह पे भी करता रहता हूँ, लेकिन ये एक पोस्ट ऑफिस था। मैं आपको समझाता हूँ सर कि ये क्या हुआ था। मानो कि एक सर्टेन अमाउंट आप बैंक में डालते हो, सपोज आप 5 लाख बैंक पोस्ट ऑफिस में डालते हो। पोस्ट ऑफिस आपको इस 5 लाख के बदले 7.5% करके एनुअल इंटरेस्ट देगा, ठीक है। अब ये एनुअल इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा 5 लाख का 7.5%, वही अमाउंट आप वापस बैंक में डालो। ठीक है, मैंने बेसिकली यहाँ पर बैंक में नहीं डालेंगे, पोस्ट ऑफिस आरटी में डालेंगे। तो सपोज 5 लाख का 7.5% कितना होता है, हिसाब करो। 5 लाख का 7.5%। बहुत सारा स्कीम होता है सर, मैं आपको एक सिंपल से समझा, सॉरी 37,500. तो 37,500 राइट था। Yes. 37,500। अब आपको क्या करना है, इस 37,500 को आरटी कर देना, रिकरिंग डिपॉजिट कर देना। अब मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ कि पहले आपने 5 लाख जमा किया पोस्ट ऑफिस में या बैंक में भी सिमिलर स्कीम मिलता है। फिर उसमें से जो इंटरेस्ट आएगा ना, उसको आपको अभी यूज नहीं करना है, उसको आप फर्दर डिपॉजिट कर दो आरडी में, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा चेंज करके बताता हूँ। ये देखो, ये जो मेरे को 37,500 मिल रहा था, इस 37,500 को मैं यहाँ पर 50,000 की जगह लिख देता हूँ। इंटरेस्ट रेट नॉर्मली 7-7.5% ही रहता है पोस्ट ऑफिस में, थोड़ा ज्यादा रहता है बैंक से। चलो 7% मान के चलो। मानो कि मैं ये पैसा 5 साल के लिए रखता हूँ। लुक एट सर, मैं जो इंटरेस्ट कमा रहा था, हेलो, नॉर्मली मैं यहाँ पर दो चीज बस 37,500 करके 5 साल तो मुझे मिलेगा ही। हेलो, आप समझ रहे हो सर? 37,500 करके मेरे को 5 साल तो मिलेगा ही। मेरे को और एक्स्ट्रा क्या मिल जाएगा, ये 37,500 जो मैं एवरी मंथ, ठीक है, या फिर एवरी ईयर मैंने अगर इन्वेस्टमेंट किया, अच्छा तो मैं काम कर सकते हो, इसको मंथ के जगह ईयरली भी कर सकते हो, ठीक है। इसको ईयरली भी कर सकते हो। एक काम करते हैं, इसको 37,500 अगर मेरे को ईयरली मिल रहा था ना, तो मंथली इन्वेस्टमेंट इतना नहीं होगा। 37,500 को डिवाइडेड बाई 12 करो, 3125, ठीक है। वेट, रुक जाओ मैं समझा देता हूँ। 3,125, तो इसको ना एक काम करो, 3,125 करो, 7% करो। मैंने 37,500 इंटू 5 करके मुझे बता दो कितना हो रहा है। वो तो मुझे मिलेगा ही इंटरेस्ट, ठीक है, नॉर्मल एफडी के कारण। एक्स्ट्रा मुझे और मिल जाएगा 3,125 टका, 7% रेट में 5 साल रहेगा ना, तो मेरे को एक्स्ट्रा 2,24,790 टका मिलेगा, ठीक है। मैंने ये एक्स्ट्रा मिलेगा 37,290 एक्स्ट्रा मिलेगा। मैंने 37,500 करके 5 साल तो मुझे मिलेगा ही, एक्स्ट्रा 37,290 मेरे को मिलेगा। बुझते पहले क्यों? हाँ सर, ये अब देखो, अगर आपके पास 5 लाख की जगह 10 लाख है तो आप 10 लाख पे करो, 1 करोड़ है तो 1 करोड़ पे करो, आपको एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगा सर। ऐसा कुछ पूछे थे बच्चे, ठीक है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्लान अवेलेबल, ठीक है।
इसके लिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज डेवलप होगा, तो आप अपने फैमिली के लिए भी अच्छा प्लानिंग कर पाओगे। ठीक है। और सबसे बढ़िया चीज क्या है ना, सबसे बढ़िया चीज क्या है, आपका नॉलेज भी एनहेंस होगा। और देखो भाई, जो नॉलेज रियल लाइफ में यूज नहीं कर पाए, उस नॉलेज का क्या है, क्या मतलब, मेरा मानना ये है, जो नॉलेज ले रहे हैं उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन होना चाहिए, अदरवाइज नॉलेज लेना बंद कर, पढ़ाई करना ही बंद कर। सर आप कौन होते हो? सर मैं कोई नहीं होता सर। अच्छा देखो, सो बैंक एंड रिसीव 2000 एज बैंक इंटरेस्ट, तो ये क्या किया, डिबेंचर पे 40,000 इंटरेस्ट मिल रहा था, फिर उसको बैंक में डिपॉजिट करके 2,000 का इंटरेस्ट मिल गया, फंड भी मिल, ठीक है, एट दी এন্ড অফ দি ইয়ার। আমি যে এক্সাম্পলটা বোঝাচ্ছিলাম, বোঝা গেছে? পোস্ট অফিসের যে আরডিটা, Yes, sir. Yes, sir. বাড়িতে সাজেস্ট করতে পারিস, বাড়িতে বড়দেরকে সাজেস্ট করতে পারিস, সিকিউর মানে রিটার্ন, ठीक है, सिक्योर एरिया है। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स तो सर नॉलेज के साथ अलग चीज है, बट अगर आपको सेफ पैसा रखना है, ठीक है, तो आप इस तरह का सजेशन बिल्कुल फैमिली को दे सकते हो, आपका इज्जत बढ़ जाएगा। ठीक है, फैमिली में आपका इज्जत बढ़ जाएगा सर सुनेगा ना आप लोगों का बात। सर ऐसा कुछ करो कि सब आपका सुने। हाँ, ऐसा ना हो कि आपको कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अपना वैल्यू क्रिएट करना पड़ता है सर, वैल्यू ऐसे बोलने से नहीं आता, वैल्यू करने से आता है, करो तो वैल्यू से नहीं आएगा। सर पता नहीं, कोई तो सुनता ही नहीं है सर, हम लोग का बात छोटा बोल के इग्नोर कर देता है। सर नहीं करेगा, आगे आगे नहीं करेगा, देखना सर। अच्छा अब इसमें क्या करना है, मिस्टर एक्स ने 8% डिवेंचर 5 लाख का, ठीक है, 5 जून को किया, एवरी ईयर 30 तारीख को इंटरेस्ट एक्रू होता है, रिसीव डिवेंचर इंटरेस्ट ऑफ ₹40,000। लेकिन उसने क्या किया, सी डिपॉजिटेड द सेम अमाउंट इन द बैंक एंड रिसीव ₹2,000 एज बैंक इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो दे जस्ट आस्क यू, कमेंट करके बताओ क्लबिंग प्रोविजंस में इसका क्या एप्लीकेशंस आएगा। अच्छा कौन सा सेक्शन सर, अगेन सेम सेक्शन, एज पर सेक्शन 64(1)(4), ठीक है। इफ एन इंडिविजुअल भी सेम तरीके से लिखना है, इफ एन इंडिविजुअल if an individual transfer assets, ठीक है, ट्रांसफर एन एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, हाँ, अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा सर, अदर देन हाउस प्रॉपर्टी टू हीज और स्पाउस without adequate consideration, any income arise from such asset, जैसे यहाँ पर डिबेंचर एसेट है ना सर, any income arise from such asset, उस एसेट से जो भी इनकम जनरेट होगा will be clubbed, क्या हो जाएगा सर, क्लब्ड हो जाएगा, will be clubbed in the hands of ट्रांसफर, यानी जो मेन एसेट ट्रांसफर होगा उनके हाथ में होगा, ना कि जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है। मैंने एग्जांपल में मैंने आपको जो बोला था कि ये मिस्टर एक्स मिसेस एक्स को दे रहा है, तो ऐसा नहीं कि मिसेस एक्स के हाथ में टैक्सेबल होगा, ये एक्चुअल में 5 लाख का जो एसेट है, ये मिस्टर एक्स का ही एसेट माना जाएगा, और इसमें जो इनकम रिसीव हो रहा है वो मिस्टर एक्स का ही इनकम माना जाएगा। बट देयर इज ए पॉइंट, बट देयर इज ए पॉइंट इन दिस क्वेश्चन, इसीलिए तो क्वेश्चन अलग है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में अंतर है। इन द गिवन प्रॉब्लम या इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation, Mr. X
ट्रांसफर 8% डिवेंचर, ठीक है, डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट है 8%, 8% डिवेंचर ऑफ ₹5 लाख, ऑफ ₹5 लाख टू मिसेस एक्स, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन। मैंने बदले में मिसेस एक्स पे कुछ नहीं लिया, यानी ऐसा नहीं कि ये अमाउंट 5 लाख पहले मिस्टर एक्स ने दिया और बाद में मिसेस एक्स ने मिस्टर एक्स को वापस कर दिया, तो कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। ये टोटली एक मिस्टर एक्स का ही मिसेस एक्स के नाम पे एसेट है विदाउट एनी कंसिडरेशन। ठीक है, सो पॉइंट इज वेरी सिंपल। सो 40,000, so that interest of rupees 40,000, ठीक है, interest of rupees 40,000 is clubbed माने जोड़ देंगे, ठीक है, in the hands of clubbed in the hands of Mr. X, ठीक है। मैंने क्वेश्चन में क्या दिया था, X था कि अंदर बच्चन था, X, ठीक है, in the hands of Mr. X, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा गौर करिए सर, खेल में थोड़ा ट्विस्ट है। इनकम will be clubbed, income will be clubbed, but income from income, income will be clubbed, but the income from income will not be clubbed. Income from income will not be clubbed. Money is very simple. बैंक इंटरेस्ट जो मिसेस एक्स आरडी करके रखा था, बैंक इंटरेस्ट ऑफ ₹2,000 will be taxable in the hands of मिसेस एक्स। ये मिसेस एक्स के हाथ में टैक्सेबल होगा सर, ठीक है, ये मिसेस एक्स के हाथ में टैक्सेबल होगा, मिस्टर एक्स के हाथ में ट्रांसफर नहीं होगा। इनकम फ्रॉम इनकम, ठीक है, इनकम फ्रॉम इनकम क्लब्ड नहीं होगा, इनकम क्लब्ड हो सकता है बट इनकम फ्रॉम इनकम क्लब्ड नहीं होगा। लो बोलो सर, आई होप कि समझ में आया होगा। इस सवाल उसके पर्चे की पर्चे ना, प्लीज सर मुझे हो सके तो थोड़ा कंफर्म करो। थैंक यू सर। सर आगे बढ़ेंगे क्या? हाँ सर, बढ़ती का नाम जिंदगी, आगे बढ़ते चलना है, जिंदगी रुकेगा ना तो नदी की तरह है सर, बहना बंद कर देगा। जिंदगी को रोकना नहीं चाहिए सर, हमेशा बहाते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। पता नहीं जिंदगी आपको कब क्या मौका दे दे, इसलिए उदास ना होना सर, हमेशा बढ़ते जाना। सर आपको कौन बोला कि हम लोग उदास हुए हैं? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ सर, मुझे पता है आपको उदास नहीं होते। मिस्टर एक्स ट्रांसफॉर्म 5% डिवेंचर of ₹1 lakh to Mrs. X for ₹4 lakh। पॉइंट बी नोटेड सर। हाँ, मिस्टर एक्स ने 5% डिवेंचर 1 लाख का, सॉरी 10 लाख का, सॉरी सर 10 लाख, ये 10 लाख है। 5% डिवेंचर ऑफ ₹10 लाख तो मिसेस एक्स को ट्रांसफर किया 4 लाख पे। मैंने इससे पहले मैं जितना एग्जाम्पल आपको दिया वो सब
विदाउट कंसिडरेशन था, पर यहाँ पर इनएडिक्वेट हो रहा है। मैंने 10 लाख का चीज 4 लाख में दे रहे एज ऑन 10th May 2022, the due date of interest is 31st July every year. Again, comment. Again, comment करना है सर। आपको पता है कमेंट में क्या लिखना है? सर एक बात आपको मैं फिर से बताता हूँ, ये अनदर एग्जांपल है क्लबिंग से, और ये सेम सेक्शन है बट इसमें थोड़ा फिर से अलग है। ये भी सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 है, पर इस बार एडिक्वेट इनएडिक्वेट बनेगा, विदाउट कंसिडरेशन नहीं, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो लिखना क्या है सर, फर्स्ट पैरा सेम रहेगा, ठीक है? तो मैं ना फर्स्ट पैरा और लिखूंगा नहीं, आप लोग ना प्लीज उसको फुलफिल कर लेना। ओके, आंसर जो मैं लिखूंगा इसमें जो ये जो एज पर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 जो है ना, प्लीज ये बाकी फिलअप कर लेना सर, ठीक है? अप टू ट्रांसफरर तक। तो जो इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर लिखते हो ना, उसको प्लीज लिख लीजिएगा। लिखने के बाद मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है तो इसलिए मैं इसको स्किप किया, लेकिन फॉर्मेट के साथ, ठीक है? द कोर्ट हेल्ड इन HN पटवर्धन, एक कोर्ट केस हुआ था सर। इफ देयर वेर ट्रांसफर of asset, if there are transfer of asset for inadequate consideration, then clubbing provision would apply only for inadequacy portion. Inadequacy टप हो जाएगा ना? बहुत सिंपल बात कर रहा है। अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में काम हो रहा है तो सिर्फ इनएडिक्वेट पार्ट को ही क्लबिंग में कंसिडर करना चाहिए, एडिक्वेट पार्ट को नहीं। मतलब कंप्लीट करो आंसर को। इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation, Mr. X transfer 5% debenture, 5% debenture of rupees 10 lakh to Mrs. X, for rupees 4 lakh, for rupees 4 lakh. So clubbing provision would apply only for rupees, so 10 लाख का चीज है, 4 लाख मिसेस एक्स मिस्टर एक्स को वापस किया है, तो फिर मिस्टर एक्स के हाथ में इनकम ऐड होगा 10 लाख, 4 लाख की 6 लाख। सर ऑब्वियसली जितना एक्स्ट्रा अमाउंट डिस्काउंट हो रहा है, यानी रुपीज 6 लाख इनएडिक्वेसी पोर्शन,
10 लाख का चीज है, 4 लाख मिसेस एक्स ने मिस्टर एक्स को दे दिया, तो ये 6 लाख अमाउंट जो है वो तो मिस्टर एक्स का ही है, तो 6 लाख जो है, ठीक है, वो मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्सेबल है। तो बेसिकली डिवेंचर इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 30,000। सर 30,000 कहाँ से आया? 6 लाख का 5%, क्योंकि ये 5% डिवेंचर था, ठीक है, तो 6 लाख का 5%, तो 30,000 जो है डिवेंचर इंटरेस्ट इज क्लब्ड in the hands of Mr. X. ঠিক আছে, ऋषभ, नील, बोलो सर, प्रिया, कोनिका, Yes. हो जाएगा ऐसे तो? कोनो डाउट? कोनो डाउट सर? ओके सर, तो यही यही तरीका है सर प्रोविजंस को लिखने का और आंसर को समझाने का। एग्जामिनर को ऐसे समझाओ ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि भाई इसको पता है, यही मेन बात है। अच्छा, इसमें और एक पार्ट है सर, जैसे ये जो एरिया है ना सर, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6, इनकम अराइजिंग टू सन्स वाइफ फ्रॉम एन एसेट ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, सिमिलर काइंड ऑफ आंसर होगा, बस थोड़ा सेक्शन अलग हो जाएगा, ठीक है। या फिर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 8, ठीक है, अगर इनकम ऑफ सन्स वाइफ हो तो अपनी वाइफ को करे तो इस तरह का प्रोविजन होगा, सन्स वाइफ का करेगा तो सिमिलर। और माइनर इनकम भी आ जाता है सर, बट माइनर इनकम पे एक चीज आपको ध्यान देना है कि उसमें 15,000 पर चाइल्ड इज अवेलेबल, यानी आप ट्रांसफर कर सकते हो एनुअली, 1,500 पर चाइल्ड आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। मैं आगे आगे इसका भी क्वेश्चन कराता हूँ आपको कि माइनर को कितना अमाउंट इनकम ट्रांसफर करने में कोई टैक्स इश्यूज नहीं है क्लबिंग में, ठीक है, और मैं बताता हूँ। लेकिन एक काम करो सर, इससे पहले ना कुछ और क्वेश्चन करो मेरे साथ। Another question. Mr. X ₹1 लाख ट्रांसफर कर रहे हैं टू मिसेस एक्स को, ठीक है सर। ये जो 1 लाख है, ये 1 लाख मिसेस एक्स क्या करेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट इन हिज ओन बिजनेस। और इन्वेस्टमेंट जो अपने बिजनेस में करेंगे ना, वहां से इनको प्रॉफिट होगा, ठीक है, और बाकी जो है वो एनी अदर पर्पज से। अब हम लोग ने ये प्रॉफिट पार्ट को लेके बेसिकली बात करेंगे, ध्यान से सुनना। इसमें लिखना क्लबिंग प्रोविजंस will be applicable only when investment is made on the first day of the previous year. Clubbing provisions will be applicable only when investment is made on the first day of the previous year. इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, लिखो सर, प्रॉफिट इंटू
investment on the first day of the previous year divided by total investment. Divided by total profit into investment of the on the first day of the previous year divided by total investment. Now ये आपको समझ में भी बहुत जल्दी आ जाएगा, देखो मिस्टर एक्स ट्रांसफर ₹5 लाख टू मिसेस एक्स, ठीक है। मिस्टर एक्स ट्रांसफर ₹5 लाख टू मिसेस एक्स as on 15th July 2022. As on 15th July 2022, Mrs. X invested the same amount in his business. ठीक है, in his business, in her business, sorry, in her business. क्योंकि यहाँ पर मिसेस एक्स अपने बिजनेस में पैसा लगाएगा जो मिस्टर एक्स उनको ट्रांसफर किया करेगा। तो मिस्टर एक्स ने 5 लाख ट्रांसफर किया 15 जुलाई 2022 को, मिसेस एक्स इन्वेस्ट कर रहा है उसको सेम अमाउंट अपने ही बिजनेस पे, इन हर बिजनेस, ओन बिजनेस। इसको मिसेस एक्स ने स्टार्टेड बाय मिसेस एक्स इन प्रीवियस ईयर मान के चलो कम से कम 6-7 साल का एक गैप दे देते हैं सर। जैसे ये 22-23 है ना, छह साल पीछे का डेट क्या होगा 2022 का, 6 साल पीछे जाओ तो 16, ठीक है, तो 15-16 करो 2015-16, ठीक है। तो मिसेस एक्स ने इसको स्टार्ट किया था 2015-16 प्रीवियस ईयर, जब ओपनिंग कैपिटल था मिसेस एक्स के पास एज ऑन 1 अप्रैल 2015, नहीं सॉरी 1 अप्रैल 2022, opening capital as on 1 April 2022 is ₹8 lakh, ठीक है। The profit during previous year 22-23, ठीक है, 22-23 में इन्होंने प्रॉफिट कितना किया वो मैं बताता हूँ। इस ₹2 लाख मान के चलते हैं, एंड इन प्रीवियस ईयर 23-24 में 22-23 एंड 23-24, ठीक है। प्रीवियस ईयर 23-24 में इन्होंने 3.5 लाख का माल प्रॉफिट। एक्सप्लेन द टैक्स कॉन्सिक्वेंस, द टैक्स इफेक्ट। टैक्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा या कॉन्सिक्वेंस क्या होगा ये आपको बताना है। व्हाट इज द टैक्स कॉन्सिक्वेंस और व्हाट इज द टैक्स इफेक्ट, बोलो समझ में आ रहा है बात। मैंने बेसिकली हस्बैंड से पैसा लेके जब वाइफ अपने बिजनेस में लगाते हैं और वहां से जब प्रॉफिट अराइज होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको यही बताना चाहता है, तो उसमें डिपार्टमेंट टैक्स कैलकुलेशन कैसे करेगा, किसके हाथ पे कितना करेगा, हस्बैंड के हाथ पे कितना करेगा, वाइफ के हाथ पे कितना करेगा। सिचुएशन इज लिटिल बिट ट्रिकियर, ठीक है, लिटिल बिट ट्रिकी है पर इतना भी ट्रिकी नहीं है।
ये भी सेक्शन 4 एंड सेक्शन 6 का ही मैटर है। सेक्शन 6 या सेक्शन 4 का मैटर है। मैंने हस्बैंड बेसिकली मिस्टर बच्चन अगर ऐश्वर्या राय बच्चन को भी पेमेंट करे तो सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 में आ जाएगा, और अगर जया बच्चन जी को दे तो सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 में आ जाएगा। बस इतना सा फर्क है ये वाला, आइदर दिस वन और दिस वन। तो कोई भी कर सकता है बट इफेक्ट उसका सेम आएगा, कैलकुलेशन फॉर्मूला वही सेम आएगा। चलो एक काम करते हैं, पहले तो आंसर लिखने का तरीका आपको मैं बता देता हूँ। जब भी आपको ऐसे केस बेस्ड क्वेश्चन हो ना, प्रोविजन बेस्ड, फर्स्ट आप प्रोविजन लिखो फटाफट, एज पर सेक्शन 64 1 सबसेक्शन 4, if an individual transfer, if an individual transfer an asset to his or her, ठीक है, spouse, any income arising from such transfer, from such transferred asset is clubbed in the hands of transferor, in the hands of transferor. This is a very simple provision जो बार बार सुन के कान थक चुका होगा। As per explanation to section 64 subsection 1 clause 4, if the amount is invested, अच्छा यहाँ पर आप लिख दो and 6, ठीक है, 64 1 4 4 and 64 subsection 1 clause 6, if the amount is invested by the spouse, स्पाउस में आप एग्जाम्पल के लिए जा बच्चन लिख सकते हो, ठीक है, और सन्स वाइफ में याद रखने के लिए सर, जब 1 महीने बाद ओपन करोगे तो एटलीस्ट पढ़ के समझ में आ जाए, सन्स वाइफ की जगह ऐश्वर्या लिख दो, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ऐश्वर्या राय बच्चन, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना, इन हर ओन बिजनेस, कहाँ लगा रहा है पैसा, बिजनेस पे लगा रहा है, इन हर ओन बिजनेस। इसमें लिखना सर, क्लबिंग provision is applicable only if investment is made in first day of the previous year, जो मैंने आपको ऑलरेडी लिखा दिया। अब इसमें खेल क्या होगा, प्रीवियस ईयर 22-23 में क्या होगा एंड प्रीवियस ईयर 23-24 में क्या होगा, दोनों आपको मैं बताता हूँ। तो इन केस प्रीवियस ईयर 22-23 क्या होगा सर, इन द गिवन प्रॉब्लम Mr. X invested the same amount for Mrs. X, na? In the given problem, Mr. X transfer, sorry, Mr. X ने ट्रांसफर किया और Mrs. X ने इन्वेस्ट किया, है ना सर? कि সবাই বুঝতে পারছে কিনা, কানেকশন আছে সবার সাথে আমার? Mr. X transfer, Yes, sir. okay sir.
rupees 5 lakh to Mrs. X, and Mrs. X invested the same amount in her own business. In her own business, ठीक है? In her own business, but clubbing provision will be applicable will not applicable. The clubbing provision will, the clubbing provisions in our own business, but clubbing provisions will not be applicable, likhna sir. Will not be applicable. As investment is not made on the first day of the previous year. So entire business income of rupees 2 lakh is taxable in the hands of Mr. X. पर सर यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है. In case of previous year 23-24, the clubbing provision is applicable. The clubbing provision is applicable as amount is reinvested on the first day. So income clubbed in the hands of Mr. X equals to 3,50,000 into investment in the first day of the year divided by total investment. सर समझ में नहीं आया ना? चलो मैं समझा रहा हूँ. अच्छा ये करके मुझे बताओ तो कितना हो रहा है, कैलकुलेशन करके तो बताओ. 3,50,000 into 5 lakh by 15 lakh कितना होता है सर? मेरा हिसाब आ रहा है, आंसर है 1,16,666. हाँ सर, इससे हटा 11,06,667. सॉरी 1 लाख, सही अगर 1 लाख शुरू हुआ था 600-700. अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हुआ क्या. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ा था. इसमें क्या होता है, इवन सॉरी मिस्टर एक्स ने 5 लाख ट्रांसफर किया मिसेस एक्स को 15 जुलाई 2022. ठीक है 15 जुलाई. अच्छा 15 जुलाई क्या 2022 का स्टार्टिंग है. फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर क्या है 2022 का, 1 अप्रैल 2022 है ना.
फर्स्ट डे ऑफ द 2022 क्या है? 1 अप्रैल 2022, फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। अगर मैं 22-23 प्रीवियस ईयर का फर्स्ट डे क्या होता है? 1/4/2022, है ना? लेकिन यहाँ पर तो 15 जुलाई को ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पर तो 15 जुलाई को ट्रांसफर हुआ है। तो if Mr. X transfer rupees 5 lakh to Mrs. X as on 1st July 2022, Mrs. X invested the same amount in her own business. Opening capital as on 1/4/2022 8 लाख, उनका ओपनिंग कैपिटल था 8 लाख का 1/4/2022, और उनका बिजनेस पुराना है, 2015-16 में उन्होंने स्टार्ट किया। 22-23 में उनका प्रॉफिट कितना है? 22-23 में प्रॉफिट है 2 लाख का, एंड प्रीवियस ईयर 23-24 में 3.5 लाख का। आपको पूछते हैं कि भाई टैक्स टैक्स इफेक्ट क्या होगा, ठीक है? तो आपका टैक्स इफेक्ट क्या होगा, क्लबिंग प्रोविजंस कैसे एप्लीकेबल होगा? As per section 64 subsection 1 clause 4, if an individual transfer an asset to his or her spouse, any income arising from such transferred asset is clubbed in the hands of transferor. So as per explanation to section 64(1)(4) and 6, if amount is invested by the spouse or son's wife like Aishwarya और जया बच्चन जी, जो अमिताभ जी ने उनको ट्रांसफर किया, in her own business, clubbing provision is applicable only if the investment is made in the first day of the previous year. Now हमारे केस में क्या हुआ सर? In the given case, Mr. X ने ट्रांसफर किया 5 लाख to Mrs. X, and Mrs. X invested the same amount in her own business, but clubbing applicable इसलिए नहीं होगा 22-23 में, क्योंकि वो फर्स्ट डे में नहीं हुआ। प्लीज टेल मी, ये बात क्लियर है? बोलो सर। 22-23 में क्लबिंग प्रोविजन इसलिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट डे में ट्रांसफर नहीं हुआ है। बोलो। इसीलिए इंटायर बिजनेस इनकम कितना 2022-23 में कितना कमाया? 2 लाख, है ना? ये पूरा का पूरा 2 लाख अमिताभ बच्चन सर के हाथ में टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स, ठीक है? लेकिन 23-24 में क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, पूरा का पूरा जो पैसा है वो री इन्वेस्टेड हो जाएगा, जो भी उन्होंने इनकम किया, और पहला दिन से हो जाएगा, फर्स्ट डे ऑफ 2023 से हो जाएगा, 1 अप्रैल 2023 से। तो इस बार उनका खेल क्या बनेगा सर? इस बार उनका टोटल इन्वेस्टमेंट का सिचुएशन देखो, पॉइंट भी नोटेड, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अब भी पता लग जाएगा। उनके पास 2022 में कैपिटल कितना था? 1/4/22 को कैपिटल कितना था? बोलो सर, बोलो। 8 लाख, ठीक है? उसी साल जुलाई 22 में मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स को 5 लाख ट्रांसफर किया, तो 8 लाख प्लस 5 लाख कितना होता है? 13 लाख। 2 लाख का उन्होंने प्रॉफिट कमाया, तो कुल मिला के कितना हो गया? 15 लाख। तो 15 लाख का यहाँ पर मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट माना, ठीक है? और ये जो 5 लाख है, ये 5 लाख को क्या मानेंगे कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो 5 लाख एकदम फर्स्ट जो द प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन हो 23-24 में, और उनका प्रॉफिट कितना था 23-24 में? 3.5 लाख। तो ये जो अमाउंट है ना 1,16,667, इसमें क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, और मिस्टर एक्स के हाथ में सिर्फ 1,16,000 क्लब होगा, ना कि कंप्लीट 2 लाख क्लब। जैसे पहले क्या हुआ था, कंप्लीट 2 लाख क्लब करना पड़ा था ना, लेकिन सेकेंड सिचुएशंस में कंप्लीटली 2 लाख मिस्टर एक्स के हाथ में क्लब नहीं होगा, प्रोपोर्शनेट क्लब होगा, जिसका ये है फॉर्मूला, प्रॉफिट इनटू इन्वेस्टमेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही लिखा के रखा था जिसमें। बोलो सर, अगर कुछ भी डाउट मन में चल रहा है तो पूछ लिया करो। यस सर, पूछा कैसे की जाएंगी? Yes, sir. কোথায় কোনো প্রবলেম, কোথাও প্রবলেম হলে বলে দেবো फिर से। प्रिया, कोनिका, নীল, ঋষভ, सबको पूछ रहा हूँ सर। ঠিক আছে, বোঝা গেছে? Yes, sir. Yes, sir. ओके सर। सर इसी तरह से क्लबिंग प्रोविजंस को
बेहतर करते जाना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ आइडिया देने के लिए, आपको कुछ क्वेश्चन अभी करवाया, एक होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई करना सर। मिस्टर एक्स ट्रांसफर रुपीज 2 लाख टू मिसेस एक्स as on 7th July 2023, sorry 22 करो। Mrs. X started business as on 14th August 2022 with a total capital of 5 lakh. Own capital 3 लाख। इसमें से खुद का पैसा 3 लाख का है जो उनका खुद का है, तो बाकी पैसा समझ लो कहाँ से आया होगा। ठीक है, बुझेगा जिसको बाकी पैसे निकलते थे कैसे। यदि टोटल 5 लाख টাকা দিয়ে স্টার্ট করছে, 2 লাখ টাকা তার মানে মিস্টার এক্স দিচ্ছে, ঠিক আছে। 5 লাখের মধ্যে 2 লাখ মিস্টার এক্স দিচ্ছে, নিজের টাকা আছে 3 লাখ টাকা। প্রফিট during previous year 5 things from such business is rupees 50,000 and previous year 23-24 is 80,000. Comment tax rate. ठीक है सर, इतना से काम है सर। ये होमवर्क है, मुझे सॉल्व करके व्हाट्सएप में फोटो भेजना सर, ठीक है। फिर मैं आंसर शीट शेयर करूंगा, मैच करा लेना। कोई भी डाउट होगा तो मुझे ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन जो भी क्लास ऐसे रहेगा पूछना। सर ये है क्लबिंग प्रोविजंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग, बट इसके अलावा और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा आप लोगों को, यही एनफ नहीं है। मैं काम करता हूँ सर, मैं आप लोगों को ना क्लबिंग का कंप्लीट नोट शेयर कर देता हूँ, और आप लोग ना इसके इस नोट के अंदर भी ना आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। तो मेरा आप सबको यही सजेशन रहेगा कि यहाँ से आपको जितना भी इलस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेगा आप उसे भी कंप्लीट कर लो। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप जरूर मुझे पूछें, ठीक है। अगर क्लैरिटी मिल जाए तो मैं और डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन अगर मेरे को लगता है क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना पड़ेगा और कुछ और, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के साथ जो सैटरडे इवनिंग को मैं मीट करता हूँ ना, मैं ये सैटरडे इवनिंग का टैक्स का क्लास को थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को कल तक बताता हूँ, ये सैटरडे इवनिंग का टैक्स क्लास शिफ्ट करूँगा। आई थिंक मंगलवार को जैसे पहले होता था ना, जैसे आज बुधवार है तो इसको ना बुधवार की जगह, बुधवार जैसे है वैसे रहेगा, बट मैं इसको ट्यूसडे से शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैं आप लोगों को फर्दर एक बार बता दूंगा, और सैटरडे वाला जो इवनिंग वाला है उसको मैं कंफर्म मैं आपको 1-2 दिन में करता हूँ, ঠিক আছে। আজকে এতটাই রাখি তাহলে, বাই স্যার। Yes, sir. ওকে স্যার।